आइए हम देखते हैं ब्लैक होल्स क्या होते हैं, जो कि 20th सेंचुरी का फेमस टॉपिक था। लेकिन 21st सेंचुरी में भी 2017 के आसपास हम ब्लैक होल का पहला फोटो भी देख लिया। हमारे पास सबूत भी है, का नहीं है, ब्लैक होल के शैडो का इमेज है, लेकिन हमारे पास एक कॉन्क्रीट प्रूफ है कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं और ये हमारे कॉस्मोस के रियल गॉड्स हैं। तो आइए जानेंगे सबसे पहले इस वीडियो में कि ब्लैक होल्स आखिर होते क्या हैं और क्यों ये इतने खास हैं, और हम जानेंगे कि ये इतने बड़े मॉन्स्टर्स कैसे हैं और ये क्या रोल प्ले करते हैं और ये कैसे फॉर्म होते हैं। देखिए, बेसिक आइडिया तो ये है ब्लैक होल का कि अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में एक ऐसा जगह जहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है, शक्ति, कि यहाँ पे अगर कोई लाइट रेज अंदर जाती है तो वो इससे बाहर नहीं आ पाती है। तो अगर कोई लाइट बाहर नहीं आ पाएगी, इसका मतलब हम उसको देख नहीं पाएंगे और वो पूरा इस तरह से ब्लैक दिखाई देगा। ब्लैक मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक होल। यहाँ पे ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई है? आप जानते हैं कि ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट का डिपेंड करेगा कि उसका मास कितना ज़्यादा है। तो इस जगह का ग्रेविटी इतना ज़्यादा कैसे हो गया है? वो इसलिए हो गया है कि इसका जो मैटर है, जिस चीज़ से ये बना हुआ है, वो मैटर स्क्वीज हो गया है एक बहुत ही छोटे स्पेस में, जिसके कारण ये बहुत कॉम्पैक्ट हो गया है। इतना कॉम्पैक्ट हो गया है कि कंप्रेशन के कारण के अंदर के एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत पास आ गए हैं, क्लोजर आ गए हैं। उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ना के बराबर हो गया है। इस कारण से जब बहुत सारा मास जब एक छोटे से स्पेस में आ जाता है, स्क्वीज हो जाता है, तब उसका मास एक बहुत से छोटे से स्पेस में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। इस कारण इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर इसके अंदर में कोई लाइट इसके अंदर जाता है तो वो इसके बाहर नहीं आ पाता, वो इसके अंदर ही फंसा रह जाता है। और क्योंकि हम बाहर से नहीं देख सकते इसको, क्योंकि लाइट इससे बाहर जाती ही नहीं है, इसलिए हमें वो लाइट दिखाई नहीं देती है और हमें ये पूरा ब्लैक दिखाई देता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को देखने के लिए उसमें से लाइट निकल के हमारी आंखों तक पहुंचनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो ये है किसी भी तारे का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। तो जब एक तारा बहुत ही मैसिव हो, उसका मास बहुत ज़्यादा हो, हमारे सूरज से 8 गुना से भी ज़्यादा इसका मास हो, तो धीरे धीरे लाइफ साइकिल में वो एक्सपैंड होकर के रेड सुपर जायंट बनता है। और रेड सुपर जायंट बनने के बाद उसमें एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, और सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद वो बन जाता है एक ब्लैक होल। जब इसका आउटर लेयर एक्सप्लोड हो जाता है तो इसका सारा मास क्या होता है, ग्रेविटी के कारण, क्योंकि ये बहुत ही हेवी है, ग्रेविटी के कारण सारा इसका मैटर, इसका मास कोलैप्स कर जाता है। अब ड्यूरिंग द डेथ ऑफ ए स्टार, स्टार नहीं, जो कि सिर्फ मैसिव स्टार होते हैं वही केवल ब्लैक होल फॉर्म करते हैं। इसका भी एक लिमिट है जिसको डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया था, चंद्रशेखर लिमिट। आज तक हमने क्लास 11 में यही देखा है कि ग्रेविटी एक फोर्स है, तो ये एक्चुअली इट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पे अंतरिक्ष, जो हमारा स्पेस है, ये इस तरीके से स्पेस टाइम का, इस तरह से स्पेस टाइम का जाल है। ये है, सारे डायमेंशन रहते हैं हुआ है, ये हमारे स्पेस टाइम जो है हमारे यूनिवर्स का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, ये एक्चुअली किसी मैसिव ऑब्जेक्ट को, जब आप स्पेस टाइम में जब वो रहता है, तो ये जो जाला है, ये जो ताना बाना है स्पेस का, इसको अपने मास से, ये देखिए, डिफॉर्म करता है। सही है, जैसे कोई बहुत भारी आदमी अगर किसी सोफे में या किसी सीट पे बैठता है तो वो क्या करता है, सोफा को डिफॉर्म कर देता है, राइट। जहाँ बैठेगा वहाँ एक गड्ढे के जैसा बन जाता है, तो इसी को कहते हैं डिफॉर्मेशन। तो ये स्पेस टाइम को डिफॉर्म करने के कारण इनके जो आसपास की छोटी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि हमारा चांद, मून, वो क्या होता है, इसकी ओर फॉल करने लग जाता है, पता है, इसके ऑर्बिट में आ जाता है। इसको इस तरह से समझते हैं। तो ये हमारा हो गया स्पेस टाइम। स्पेस टाइम में जितना भारी ऑब्जेक्ट जाएगा वो स्पेस टाइम को उतना डिफॉर्म करेगा। और यहाँ देखो, इस तरह से एक ग्रेडियंट पैदा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ढाल भी कहते हैं हिंदी में। आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो इस ओर टेंड करने लग जाते हैं, इस ओर मूवमेंट करने लग जाते हैं और चक्कर भी लगाने लग जाते हैं।
तो जितना भारी, जैसे कि सन से भारी क्या होता है, व्हाइट ड्वार्फ, तो देखो वो इस तरह से और ज़्यादा डिफॉर्म कर रहा है। उससे भारी क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार, तो वो देखो और ज़्यादा स्पेस टाइम को यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफॉर्म कर दिया है। ग्रेडियंट भी कहते हैं। उतना ज़्यादा स्टीप होता जाता है, इतना ज़्यादा डिफॉर्म कर देता है स्पेस टाइम को कि ये इसका जो इफेक्ट होता है ग्रेडियंट का, ढाल का, तो बहुत ज़्यादा होता है कि पूरे, मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा भारी है तो पूरा गैलेक्सी भी इसका चक्कर लगाने लग जाता है। अब ये है इवेंट होराइजन, मतलब ब्लैक होल का वो एरिया जिसके पार अगर लाइट गया तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा वार्पिंग होगा स्पेस टाइम का। इस डिफॉर्मेशन को वार्पिंग भी कहते हैं। वार्प, जो स्पेस टाइम पहले ऐसे रहना चाहिए था वो क्या हो गया, इस तरह से ऐसे हो गया है। इससे समझ में ये आता है कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि एक वार्प है स्पेस टाइम के फैब्रिक में। कोई भी चीज को वो अपने सेंटर की तरफ खींचती है। सेम रीजन से मून अर्थ का चक्कर लगाता है, सेम रीजन से अर्थ या जुपिटर या सैटर्न सूरज का चक्कर लगाता है, और सेम रीजन से सूरज जो है हमारे आकाश गंगा के सेंटर में जो बहुत बड़ा सा ब्लैक होल है उसका चक्कर लगाता है। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, जॉन व्हीलर। ये अर्थ क्या है, एक मैटर है। तो मैटर क्या करता है स्पेस टाइम में, एक कर्व बनाता है, राइट। ये स्पेस टाइम में कर्व आ गया, ये क्या करता है, पास वाले ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। और स्पेस क्या करता है, तो स्पेस इस मैटर को बता रहा है तुमको किधर मूव करना है, स्पेस मैटर को मूव करवाता है। बहुत ही फेमस ये स्टेटमेंट किसका, जॉन व्हीलर का। ऐसे कह सकते हैं कि ब्लैक होल क्या है, एक स्पेस टाइम का रीजन है जहाँ पे ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है दैट नथिंग इंक्लूडिंग लाइट, मतलब लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इवेंट होराइजन से बाहर नहीं आ सकती, कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट्स इवेंट होराइजन। होराइजन क्या है, बाउंड्री ऑफ नो एस्केप, मतलब वो लक्ष्मण रेखा जिसके अंदर गए तो खत्म। इस फोटो में भी हम समझ सकते हैं कि इसके बाद कोई भी लाइट हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये जो बाउंड्री है ये हमारा है इवेंट होराइजन। अब ये वाला पार्ट एक्चुअली, वाला पार्ट उठा हुआ नहीं है, ये पार्ट एक्चुअली फ्लैट है ऐसे, लेकिन ग्रेविटी इतना ज़्यादा है इस ब्लैक होल का कि यहाँ से जो लाइट डायरेक्ट हमारे आँख में जाने वाला था वो इस ग्रेविटी के कारण सीधा नहीं आकर के इस तरह से कर्व होकर के हमारी आंखों तक पहुंच रही है, जिस कारण से ये हमें ऐसा उठा हुआ दिखाई देता है। जबकि जैसे ये सामने है, क्योंकि इसके सामने कुछ भी नहीं है तो लाइट स्ट्रेट आ रहा है, लेकिन जो ऐसे होना चाहिए था उसके सामने तो ये आ गया ना ब्लैक होल। ग्रेविटी के कारण लाइट बेंड होके इस तरह से आ रहा है, इसलिए ये ऐसे दिख रहा है। और चीज जो इधर से भी लाइट आ रहा होगा इधर की ओर, वो भी बेंड होकर के आ रहा है, इसलिए वो भी एक ऐसा कर्व की तरह हमें आंखों को हमारे दिखाई दे रहा है। तो देखिए ब्लैक होल की परिकल्पना सबसे पहले जो की थी वो थी जॉन मिचेल एंड पियरे साइमन लाप्लास ने पहले एक परिकल्पना की थी 18th सेंचुरी में कि एक कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रांग हो कि लाइट भी उसमें से जाकर के वापस ना आ सके। फिर 1967 में साइंटिस्ट हैं जोसलिन बर्नर, न्यूट्रॉन स्टार की खोज कर दी, जिसके कारण कॉम्पैक्ट मास ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स इशू है वो बहुत चर्चा में आ गया। फिर 1972 में इन तीनों साइंटिस्ट ने एक बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही भारी एक ब्लैक होल को खोजने का दावा कर दिया। उसका नाम था साइग्नस X1। तो आप देख रहे हैं कि 1972 में सबसे पहले दावा किया गया है
जबकि हमारे पास इसकी जो थियरी है वो तो 1905 से 15 के बीच में आइंस्टीन ने पहले ही दे रखी है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी के फॉर्म में। थियरी लगभग 1915 में, और दावा जो किया गया है खोजने का वो 1972 में। तो ये है 2017 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का लिया गया ब्लैक होल का फर्स्ट इमेज। ब्लैक होल से कोई भी लाइट तो आती नहीं है, तो हम ब्लैक होल को तो देख ही नहीं सकते, तो फिर ये क्या है? ये ब्लैक होल के शैडो का इमेज है। आइए देखेंगे कि ब्लैक होल आखिर हम लोग कैसे पहचान पाते हैं जब वहां से लाइट नहीं आता है तो। और ये कौन सा ब्लैक होल है? एक गैलेक्सी है मेसियर 87, उसके सेंटर में है ये एक बहुत ही बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये हमारे अर्थ से लगभग 53 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब अगर लाइट के स्पीड से हम चलेंगे तो इतने साल लगेंगे पहुंचने के लिए। लिख देता हूँ हिंदी में, 5 करोड़ 30 लाख साल लगेंगे यहाँ तक पहुंचने में, अगर लाइट के स्पीड से चलें तो। लाइट का स्पीड मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर अगर चलते हैं तो भी हमें 5 करोड़ 30 लाख साल लगेंगे यहाँ तक पहुंचने में। आइए आगे देखते हैं कि हाउ ए ब्लैक होल इज फॉर्म्ड। जब एक मैसिव स्टार जो काफ़ी भारी होता है, जब वो अपने लाइफ के ख़त्म होने के समय कोलैप्स कर जाता है, तो कोलैप्स क्यों करता है? पहले क्या होता है, स्टार के अंदर में क्या होता है? फ्यूल होता है। फ्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन, जो फ्यूजन के थ्रू हीट पैदा करता है। उससे क्या होता है? स्टार एक्सपेंड करता है साइज में, लेकिन उसका मास क्या करता है? आप जानते हैं कि मास क्या करेगा? उसको अपने अंदर की ओर खींचेगा, उसको कहते हैं ग्रेविटी। तो जैसे जैसे स्टार का लाइफ खत्म होता जाता है, इसका ये जो एक्सपेंशन वाला पावर है ये कम होता जाता है। ग्रेविटी और जो इसका हीट का एक्सपेंशन है, हीट के कारण, एनर्जी के कारण, उसके बीच में लड़ाई होती रहती है। और लास्टली जैसे ही ये हीट का पावर कम होता है, ग्रेविटी जीत जाती है, तो वो अपने मास के अंदर खुद ही कोलैप्स कर जाता है। तो बाहरी परत सब खत्म, अंदर में एक बहुत ही डेंस कॉम्पैक्ट बच जाता है, रिमेन्स कहते हैं जिसको, होल। अब देखो, अब ये ब्लैक होल तो है, तो अब इसका क्या है? ग्रेविटी इसका बहुत हाई है, तो ये तेजी से अपने आसपास के जितने भी चीजें रहती हैं उन सबको अपनी ओर खींचने लग जाता है, और उनको ये खाता जाता है भोजन के रूप में। अगर आसपास में कोई छोटा स्टार है उसको भी ये खा जाएगा, अगर कोई दूसरा ब्लैक होल छोटा सा है आसपास में तो उसको भी खा जाएगा, या एक जैसे स्टार को ये भोजन की तरह खा गया, और ये साइज में धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। तो ऐसे ही ब्लैक होल जो है स्टार को कंज्यूम करके साइज में बड़े हो जाते हैं। समझते हैं इसको कैसे, आखिर ये होता कैसे है। देखिए, दो ब्लैक होल है, एक है थोड़ा बड़ा है, एक छोटा है। दोनों आपस में एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब ये क्या होंगे? आपस में एक हो जाएंगे। ये देखिए, तो होता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। सिर्फ स्टार ही नहीं, जैसे हमारा सन भी एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। अगर इस 13,90,000 किलोमीटर और 2 के बाद 30 जीरो वाले मास के सन को अगर आप 3 किलोमीटर के दायरे में कैद कर सकते हैं, तो हमारा सन भी एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमारी धरती जो है, जो 12,800 किलोमीटर डायमीटर है जिसका, और जिसका भार है 6 पर 24 जीरो, अगर इतने बड़े भारी अर्थ को अगर 1.5 सेंटीमीटर के मार्बल में आप कॉम्पैक्ट कर दें, कंप्रेस करने के बाद एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रहना चाहिए कि जब आप छोटा कर रहे हो तो इसका मास इतना ही रहना चाहिए। ब्लैक होल्स एक्चुअली ये रिसेंटली एक स्टडी से साबित हुआ है कि हमारे जितने भी गैलेक्सी हैं ब्रह्मांड में, इवन हमारा अपना मिल्की वे गैलेक्सी भी, सभी गैलेक्सी के सेंटर में ये पाया गया है कि एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही भारी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, और सारी गैलेक्सी इसी सुपर मैसिव ब्लैक होल का चक्कर लगाती है, ऑर्बिट करती है। इसलिए आपको देखिए इस फोटो में दिख भी रहा है, गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो लगभग 400 करोड़ साल में हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से मर्ज कर जाएगी।
टकरा करके आपस में, और ये सब इसके चारों तरफ एक चक्कर लगा रहे हैं, तो एक स्पाइरल फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा आपको। ये हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा। इसके सेंटर में भी क्या है? एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। अब देखिए, ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, मतलब पूरे एक आकाश गंगा को ये अपने चारों तरफ नचा रहा है। इसका मतलब ये थोड़ा मोटा छोटा मोटा चीज़ नहीं है। इसका जो इसका जो मास है इस ब्लैक होल का, सिर्फ मिल्की वे का नहीं, ब्लैक होल का, वो हमारे सूरज जैसे 40 लाख सूरज के बराबर है। 40 लाख सन के मास के बराबर हमारा इसका मास है, सिर्फ एक ब्लैक होल का। और इस ब्लैक होल का साइज कितना बड़ा है? ये सिर्फ 52 मिलियन किलोमीटर का साइज है इसका। इसका मतलब होता है 5 करोड़ 20 लाख। सर यहाँ पे सन रहता, हमारा सन, तो ये जो साइज है यहाँ से यहाँ तक, ये मरकरी प्लैनेट का ऑर्बिट के बराबर रहता। यानी कि सजिटेरियस ए का जो साइज है वो मरकरी का जो ऑर्बिट है हमारे सन के चारों तरफ, उस ऑर्बिट के बराबर है। और यही ब्लैक होल पूरे मिल्की वे को, इंक्लूडिंग हमारा सोलर सिस्टम भी, इसके चारों तरफ चक्कर लगाने के बाध्य है। तो हमारा सन भी इस ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है, सजिटेरियस का, और ये लगभग 25 करोड़ साल में एक चक्कर लगा पाता है। होराइजन टेलीस्कोप से भी सजिटेरियस ए स्टार का फोटो लिया हुआ है, वो इस तरह से दिखता है। जैसे तो ये है हमारा वो ब्लैक होल। मतलब आप सोच के देखिए कि एक तराजू में अगर सजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल है तो उसके मास को बराबर करने के लिए इस तराजू में 40 लाख सूरज को रखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, ये है M87 गैलेक्सी का ब्लैक होल से निकलता हुआ ये मैटर का जेट। ये जो M87 है ये भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। 38 प्लूटो। तो प्लूटो का जो ऑर्बिट है सन के चारों तरफ, उसकी लंबाई है 7 बिलियन किलोमीटर, मतलब 700 करोड़ किलोमीटर। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इस ब्लैक होल को हमारे सोलर सिस्टम में रख दें तो हमारे प्लूटो से का जो डिस्टेंस है धरती से प्लूटो का, उसका 5 टाइम्स ये सिर्फ इसका साइज होगा। इस ए स्टार जो मिल्की वे का जो ब्लैक होल है उसका साइज था 52 मिलियन किलोमीटर। 5 करोड़ 20 लाख। कहाँ 5 करोड़ 20 लाख और कहाँ M87 का 3800 करोड़। अब इसका अगर आपको मास जानना है M87 वाले ब्लैक होल का, इसका मास 650 करोड़ सूर्यों के बराबर है। 40 लाख सूरज के बराबर ये है, 650 करोड़ सूरज के बराबर। और ये जो ब्लैक होल से ये मैटर का जेट बाहर की ओर निकल रहा है, ये हम देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। सिर्फ इसकी लंबाई 5000 लाइट ईयर्स है। मतलब अगर लाइट के स्पीड से आप चलेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड तो 5000 साल लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। अब देखिए कंपैरिजन है, ये सजिटेरियस ए स्टार हमारे मिल्की वे का है ये ब्लैक होल, और ये M87 का ब्लैक होल है। देखिए मरकरी के जितना ऑर्बिट है सन से उतना बड़ा साइज है इसका ब्लैक होल का। जबकि M87 का देखिए प्लूटो का ऑर्बिट तो बहुत छोटा है, उसका 5 टाइम्स है। मतलब आज जहाँ पे वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट घूम रहा है सूरज से, उतना बड़ा इसका साइज है। और चीज़ जाने वाली बात है कि सबसे पहले हमने एक थियोरेटिकल इमेज बनाया था आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार, लेकिन जब हमने M87 का फोटो निकाला तो वो हमें लगभग एग्जैक्टली सेम टू सेम ही आ रहा है। और ये 2017 में आया था, और 2021 में हमने एक प्राइज्ड इमेज लिया इसी का ब्लैक होल का, वो हमें देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ हम देख सकते हैं कैसे मैटर जो है ब्लैक होल की तरफ खिंचा रहा है ड्यू टू। तो देखो होता क्या है, जैसे जैसे मैटर ब्लैक होल की तरफ फॉल करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, एक ये जो है ना ये वाला, इस तरह से ये एक एक्रेशन
डिस्क बनाता है, जो कि बहुत तेज़ी से मूव करने के कारण फ्रिक्शन से हीटेड हो जाता है, इसलिए आपको ये येलो दिखाई दे रहा है, वेरी हॉट। अब क्या होता है, जैसे ये मान लो प्लैनेट है या स्टार है, अगर इसके बहुत पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उसको बोलते हैं श्रेडिंग। और फिर ये इधर ही बहुत तेज़ी से घूमने लग जाएगा चारों तरफ, और हाई स्पीड और फ्रिक्शन के कारण बहुत हीट हो जाएगा और इस रेडिएशन की तरह दिखाई देने लग जाएगा। इन सबसे हम ब्लैक होल का मास और लोकेशन दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। साइज ऑफ द ब्लैक होल डिपेंड करता है इसके इवेंट होराइजन के रेडियस से। इसको ही हम लोग कहते हैं श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। ये प्रोपोर्शनल टू मास होता है, जितना ज़्यादा रेडियस उतना ज़्यादा मास, या फिर जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा रेडियस। अगर मान लो कि एम एस से हम लिखते हैं मास ऑफ द सन, आवर सन, और इससे लिखते हैं श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, जी एम बाई सी का स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं कैसे सेंटर ऑफ गैलेक्सी में ये सारे स्टार्स का मूवमेंट एक बहुत लंबे समय तक, लगभग 20 सालों में हमने रिकॉर्ड किया, कैसे एक स्टार, बहुत सारे स्टार आप देखिए सेंटर की ओर मूव कर रहे हैं गैलेक्सी के। सारे इंसिडेंट में हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कैसे ब्लैक होल का हम लोकेशन मालूम कर सकते हैं।